टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। और ये सारी किताबें पुराने जमाने के एक बहुत ही महंगे मटेरियल पपायरस पर लिखी जाती थी, जिसे मुसलमान इन छोटे छोटे पत्तों को मिलाकर बनाते थे, जो पेपर के मुकाबले में एक बहुत ही मुश्किल काम था। पेपर की टेक्नोलॉजी उस जमाने में दुनिया के सिर्फ एक ही मुल्क में थी, मुसलमानों की खिलाफत से बहुत दूर, चाइना। और पेपर की इस टेक्नोलॉजी को चाइना के बादशाहों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि अब्बासी खिलाफत के आते ही कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों और चाइनीज एम्पायर की सबसे बड़ी जंग, जिसमें मुसलमानों की फौज ने आसानी से पूरी चाइनीज फौज को क्रश कर दिया और हजारों चाइनीज सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया। अब कहा जाता है इन्हीं चाइनीज कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह पता था, और यहाँ से मुसलमान पहली बार इन चाइनीज कैदियों से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सीखने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना पता नहीं था। लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया, जिसका नाम था हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी, और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद बनाई गई थी। अब इसी पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब होने की टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में मौजूद हैं। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या मेसी की होती। Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again. He's superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, और पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से इब्ने हिशाम की ये किताब आज तक हमारे पास पड़ी हुई है। बल्कि इस किताब का नया वर्जन आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। ये इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब है। अब इब्ने हिशाम के बाद हर तरफ इस्लाम की हिस्ट्री पर किताबें लिखी जाने लगी, जिसमें इस्लाम की नेक्स्ट हिस्ट्री की किताब अल वाक़िदी ने लिखी। ये है वाक़िदी की किताब। लेकिन आज बहुत सारे स्कॉलर्स वाक़िदी की कुछ बातों को सही नहीं समझते, जिसके बाद वाक़िदी के स्टूडेंट ने भी एक किताब लिखी, तबक़ात इब्ने साद, जिसमें उसने सारे सहाबा की स्टोरीज लिखी। और आखिर इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई कि अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा भी पता है तो इस किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख अत-तबरी। ये है तारीख अत-तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और बगदाद के एक स्कूल में 10 दीनार की सैलरी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा जब लोगों को इमाम तबरी की इंटेलिजेंस का पता चला, कहा जाता है एक बार उनके स्कूल ने खुश होकर उनके सामने गोल्ड दीनार्स का एक खजाना रखा। लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा, यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख अत-तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन